चैप्टर 3 देख रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। जो पहले हमने डिस्कशन किए, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो स्टेशनरी थे या रेस्ट पे थे, और हमने उनके बीच में इंटरेक्शन देखा, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड, और स्टैटिक्स का मतलब होता है कि रुका हुआ, स्टेशनरी। यहां पर हम बात करेंगे उन चार्जेस के बारे में जो मोशन में है, उनमें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी उनको मिलेगी और वो मूव करेंगे। तो जो चार्जेस मोशन में है उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये डेफिनेशन भी है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें आपको ये चीज दिखेगी, जैसे नेचुरली ऑकरिंग में देखिए कि लाइटनिंग हो रही है, यानी कि बिजली चमक रही है। तो उसमें क्या होता है कि क्लाउड से आपके चार्जेस जमीन पे आते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है ये। इसी के लिए इसको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। और जो फ्लो, जो चार्ज का ऊपर से नीचे हो रहा है लाइटनिंग में, बादल से यहां तक जमीन पे आ रहा है, वो उतना स्टडी नहीं होता है। ओके, बहुत सारे डिवाइसेस जो आप यूज कर रहे हैं वो वहां पर चार्ज बहुत स्टडी मैनर में बहते हैं। जैसे कि अगर आप नदी की बात करें जहां पर लहरें बहुत स्मूथली बहती हैं, पानी बहुत स्मूथली बहता है। एक क्लॉक है जिसमें सेल लगा हुआ है, टॉर्च है या ट्रांजिस्टर है, ये सारे उस श्रेणी में आते हैं। यहां पर हम बेसिक्स लॉ देखेंगे जो स्टडी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होंगे। क्वांटिटीज देखेंगे, जैसे करंट डेंसिटी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, मोबिलिटी हो गई। इसके अलावा हम रेजिस्टर्स की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, और अलग अलग उनके कनेक्शंस देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट रूल्स है जो इसमें काम आएंगे नेटवर्क में, जब हम एनालिसिस करेंगे नेटवर्क की, वो है किरचॉफ रूल्स। ये देखेंगे हम। साथ में हम हीट एनर्जी देखेंगे, किस तरीके से हीट एनर्जी बनती है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसके अलावा हम पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे कि कैसे हम एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, हम मेजर कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, कैसे हम रेजिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं, पता करना। और इन सब जो मैंने आपको बताया, ये जो स्टडीज हैं, ये जो ब्रांच है, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर रुका हुआ चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते थे, इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब कोई चार्ज या चार्जेस जब मूव करते हैं, फ्लो हो रहा है, इनका मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी। यदि नेट अमाउंट जो चार्ज का है कैपिटल क्यू मान लीजिए, और किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए में वो बह रहा है, जा रहा है, मूव कर रहा है, और टाइम टी के बारे में बात करेंगे कि टाइम टी में बह रहा है, और स्टडी फ्लो है, चार्ज का फ्लो जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये I इक्वल टू क्यू बाई टी करंट को हम डिफाइन करते हैं। करंट फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस वाले से। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हुई? जितना चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज समय के अनुसार एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में बह रहा है, जा रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस जो चार्ज का मूवमेंट है, और ये जैसे ए है, इसके परपेंडिकुलर हो, राइट? यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर, वो परपेंडिकुलर रखा हो, किससे? जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ चार्जेस का, तभी हम इसको करंट आई कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट आई ये फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई यूनिट सिस्टम में। एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट की है उसको हम कूलम पर सेकंड कहते हैं। तो अगर हम टाइम को 1 सेकंड मान लें, क्यू को हम 1 कूलम मान लें, तो करंट कितना बहेगा? 1 एम्पियर। इसका मतलब 1 कूलम का जो चार्ज है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेगा, अगर आपने जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर रखा हुआ है उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 1 सेकंड में, तो जो करंट उसमें फ्लो करेगा इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, वो होगा 1 एम्पियर। अब मिली एम्पियर पे भी जाएंगे हम, जैसे 10 की पावर -3a। माइक्रो एम्पियर में भी जाएंगे हम, 10 की पावर -6a। अगर कम करंट है, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो हम कम में यूज करेंगे इसको। इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब जरा मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। जो करंट इसमें है वो किस कारण से है? किसी भी इसमें हम करंट की बात करते हैं, हमने केमिस्ट्री में देखा है कि आयंस मिलते हैं हमको, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण हमको करंट मिल रहा है।
इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें करंट किस लिए होता है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की श्रेणी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में आपके होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है कोवेलेंट बॉन्ड में, उनको होल्स कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, करंट बह रहा हो। ओके, तो मान लीजिए आई आपका एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, जो इस तरीके से देखिए आप, तो आई कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ। देखिए, अगर मैं इस तरीके से एक सिलेंडर बनाऊं, तो ये जो आप गोले देख रहे हैं या सर्कुलर एरिया देख रहे हैं, इसी को मैं क्रॉस सेक्शन कह रहा हूं। तो जब आई एम्पियर करंट इसमें बह रहा है या जा रहा है, आई कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड, भाई मानिए, या ये कहिए कि अमाउंट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एंटर कर रहा है क्रॉस सेक्शन से, एक साइड से किसी टाइम इंटरवल में, वो किसके बराबर है? जितना इलेक्ट्रिक चार्ज लीव कर रहा है बाहर की तरफ, जितना अंदर आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है, वो बिल्कुल सेम होगा इस टाइम इंटरवल टी में। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ना इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंडक्टर में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन होगा उसका। कन्वेंशन के हिसाब से जो ट्रेडिशनली हम देखते हैं, जो डायरेक्शन है मोशन का, जो पॉजिटिव चार्ज का है, इसको हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जबकि आप देखिएगा ये कन्वेंशनल करंट है, लेकिन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन, जो करंट होता है, वो किस कारण से होता है? वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, जो कि इस तरफ बहेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तभी तो आप कहेंगे कि हाँ प्रोटॉन मूव कर रहा है। प्रोटॉन मूव नहीं करता है, प्रोटॉन तो अपनी जगह रहता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम मानते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। कई केसेस में जो करंट है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट हम कह रहे हैं Q/2T, ये वेरी करता है समय के साथ। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो स्टडी नहीं है, वो बिल्कुल जिसे स्टडी कहेंगे, स्मूथ नहीं है। इन सर्कमस्टांसेस में अगर हम कहें डेल्टा क्यू, अगर नेट चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जो पास कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो कंडक्टर डेल्टा टी टाइम्स में, यानी कि कहें कि आप टी से लेकर डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टाइम में बात कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा टी का डिफरेंस है यहां से यहां तक, और डेल्टा क्यू इसमें बह रहा है टी से डेल्टा टी टाइम में, क्योंकि ये स्टडी नहीं है। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इसमें डेल्टा टी टाइम में हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो क्यू बाई टी हमने लिया था, क्योंकि ये स्टडी चार्ज है। जब स्टडी चार्ज नहीं है तो हमको वो चार्ज बताना पड़ेगा कितना मूव कर रहा है, कितने समय में, इसके कारण से आई कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि डेल्टा टी हैज टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ये कितना, जितने से ज्यादा जितना कम हो, ताकि हम किसी एक इंस्टेंस पे निकाल सकें। तो इसके लिए हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कहते हैं लिमिट, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी पे जहां लिमिट लग जाती है वो डी क्यू बाई डी टी हो जाता है। तो जब नॉन स्टडी फ्लो है तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा। बस इतना समझिए आप। एक करंट वायर के थ्रू वेरी करता है, आई इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। आई नॉट इसमें 10 एम्पियर दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू भी 4 दी हुई है। आपको चार्ज बताना है जो फ्लो कर रहा है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस, जो पहले 10 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है। आई आपको दिया हुआ है, और हम आई जानते हैं क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो डी क्यू बाई डी टी, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी रख देते हैं, आई नॉट प्लस अल्फा टी इस तरफ रखते हैं, डी टी को इधर ले जाते हैं। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्यू हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम 0 से लेकर 10, क्योंकि यहां पर इनिशियली से 10 सेकंड की बारे में बात हो रही है, तो 0 से 10 लेंगे, आई 0 प्लस अल्फा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी टी का यहाँ का टी हो जाएगा, इसका आपका टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा। 0 से लेकर 10 लिमिट लगाइए, 10 आई 0 आई नॉट प्लस 50 अल्फा आएगा। आई नॉट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10 है, अल्फा की वैल्यू भी आपको मिली हुई है 4, इसको रखिए, आपका क्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है? ये पॉसिबल है कि जो रेट ऑफ फ्लो है चार्ज का किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, हो सकता है कि वो सेम ना हो, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप ले, ये हो सकता है कि जो रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया में, मैंने A1 लिया A2 लिया, तो अलग कंडक्टर में हो सकता है अलग अलग हो। इसके अलावा जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो। हमने तो डेफिनेशन ली आई की, आई इक्वल टू क्यू बाई टी तब जब होता है जब चार्ज फ्लो करता है और जो जिस एरिया में फ्लो कर रहा है वो इसके परपेंडिकुलर हो, तब हमने कहा आई। हमेशा ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी। तो इसमें जो स्टडी, अगर हमको फ्लो को स्टडी करना है, चार्ज को इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में निकालना है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी J। इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम
केवल इसी की बात को करंट कह रहे हैं, है ना। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, एरिया कैसा भी हो सकता है। तो अगर हमको डिफाइन करना है करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पी में, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एक एरिया लेते हैं डेल्टा ए इस पी से, और परपेंडिकुलर है जो फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर आप करंट डेल्टा ई मानिए, डेल्टा ए के थ्रू पास हो रहा है ये पी पॉइंट। अब डेल्टा आई करंट पास हो रहा है डेल्टा ए में, तो हम कहेंगे कि जे जो है वो डेल्टा आई बाय डेल्टा ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अगर हम जानते हैं कि जो डेल्टा ए है जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, तो डेल्टा ए टेंड्स टू 0 कहेंगे, डेल्टा आई बाय डेल्टा ए हो जाएगा डी आई बाय डी, ये आपका करंट डेंसिटी हुआ जे। तो जो डायरेक्शन है करंट डेंसिटी का वो बिल्कुल सेम, मतलब जे का जो डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर अगर आप कह रहे हैं तो जे का डायरेक्शन वही होगा जो आपके करंट का डायरेक्शन होगा। यदि जो करंट आई है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर एरिया में और परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं जे होगा आई बाय, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो, परपेंडिकुलर हुआ तब की बात कर रहे हैं, जे इक्वल टू आई बाय, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो और ये एरिया दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो, अगर मैं इसको इस तरह ज्वाइन कर दूं तो ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे, इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन जो परपेंडिकुलर है उस पॉइंट से, यानी कि जितना अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट इस करंट डेंसिटी की है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर करंट के लिए और मीटर स्क्वायर आपका एरिया के लिए। अब थोड़ा दूसरी सिचुएशन में आते हैं, यहां पर अब आप कह रहे हैं कि यहां पर इसको हम परपेंडिकुलर ना करके कुछ ऐसा टिल्ट कर दें। अब इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसका नॉर्मल होगा, यहां होगा, ऐसे करता हूं, ये थीटा एंगल है। अगर ये इस तरीके से होता तब तो हम कहते हैं कि चलिए जे इक्वल टू आई बाय, लेकिन अब ये इसको हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि जो आपका एरिया है, अगर हम छोटा सा एरिया मान लें डेल्टा ए, तो डेल्टा ए अगर इस डायरेक्शन में है तो डेल्टा ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में होगा, करंट भी इस डायरेक्शन में है आई, तो आई इस डेल्टा ए का हमको कॉस कंपोनेंट लेना होगा, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे या तो करंट को या फिर आपके करंट डेंसिटी को। तो जो एवरेज करंट डेंसिटी इस पॉइंट पी पे बनेगी वो जे बाय डेल्टा आई, और यहाँ पर डेल्टा ए नहीं होगा, डेल्टा कॉस थीटा होगा, क्योंकि हमको इसके करंट के डायरेक्शन में चाहिए। तो डेल्टा आई जो करंट फ्लो कर रहा है इस छोटे से एरिया में, पॉइंट पी हमने यहाँ माना, इसकी बारे में बात कर रहे हैं हम। थीटा जो एंगल है वो नॉर्मल बना रही, इस एरिया का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो आपके करंट फ्लो के डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है उसकी बात हो रही है। तो आप जे कहेंगे डेल्टा आई बाय डेल्टा ए कॉस थीटा, अब हम डेल्टा ए को चाहते हैं कम से कम हो, तो लिमिट लगा देंगे, डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा आई बाय डेल्टा ए कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे तो ये डी आई बाय डी हो जाएगा। अब जरा इसको इधर ले जाइए, इसको जरा लेफ्ट हैंड साइड में जे के साथ लगा दीजिए, डी आई इक्वल टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा। तो जे डॉट डी ए क्या होता है, जे डी ए कॉस थीटा, तो इसको हम जे डॉट डी ए लिख सकते हैं। तो जे डॉट डी ए कॉस, ये हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा स्केलर, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जरा इंटीग्रेशन कर दें, क्यों, क्योंकि हमने केवल इस पॉइंट का थोड़ी लेना है, हमको तो पूरे एरिया का लेना है जिससे करंट पास हो रहा है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे आई, ये तो करंट आ जाएगा पूरा जो फ्लो कर रहा है उस क्रॉस सेक्शन एरिया में, केवल एक पॉइंट से थोड़ी ना कर रहा है, यहाँ से भी पास कर रहा है, यहाँ से भी पास कर रहा है, यहाँ से भी पास कर रहा है। तो जे डॉट डी ए, यहाँ पर हम ए पूरे एरिया के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जे डॉट डी ए। अब क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने उसका कॉम्पोनेंट लिया हुआ है, राइट, कांस्टेंट है किसी क्रॉस सेक्शन में, तो जे डॉट डी ए में आप जे तो बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई आएगा, तो ये ए आपका एरिया हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी आप जे इक्वल टू आई बाय ए ले रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का, जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की बात करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पॉइंट टू डायमीटर है कॉपर वायर का, जो कनेक्ट हुआ 5 मिलीमीटर डायमीटर आयरन वायर का। तो ये कॉपर वायर है, यहाँ पर ये छोटा छोटा जो पार्ट है, और जो बड़ा पार्ट है ये आयरन का है। एक 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस कॉपर वायर से, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई सी यू का, आई सबस्क्रिप्ट लगाया सी यू, ये बता रहे हैं कि करंट बह रहा है यहाँ पर 8 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है क्या, पहले तो करंट जो फ्लो कर रहा है आयरन वायर के थ्रू, और करंट डेंसिटी क्या है इसकी, और करंट डेंसिटी आपको बतानी है कॉपर वायर की। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लगाएंगे, इक्वल टाइम में जो क्वांटिटी है चार्ज की, एंटर और यहां से एंटर करने में और यहां से लीव करने में सेम समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो करंट यहां जाएगा वही यहां करंट जाएगा, बस इतना समझिए, आई सी यू और आई एफ ई बराबर होंगे 8 एम्पियर, करंट तो बराबर होंगे।
अब एरिया आयरन का Fe का ये हम एरिया Fe मान लेते हैं, और क्योंकि ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है, ये वायर है, तो इसका एक डायमीटर होगा, है ना, एक डायमीटर होगा इसका और एक रेडियस होगा, राइट। तो हम कहते हैं कि चलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये DFE डायमीटर हो गया, RFE आपका रेडियस हो गया। DFE इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने डायमीटर दे रखा है, इसलिए हमने D लिया, वरना हमको रेडियस लेना है, रेडियस से ही मतलब है। तो J क्या होगा, I/A, और इसका ये एरिया ले छोटा वाला, है ना, इस ये वाला ले, इसके लिए हमको ये वाला लेना पड़ेगा, तो ये वाला लेंगे बड़ा वाला। तो अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो हम इस पे आएंगे, यहाँ का एरिया लेंगे, तो आई आपका करंट तो 8 पास कर रहा है, पाई इंटू आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर D/FE कर देंगे, D/2R होता है, और यहाँ पर DFE कितना आया आपका, इसमें देखिए डायमीटर आपका कितना है, ये कुल मिला के, क्योंकि आपको ये 5 मिलीमीटर आपको इसका मिल रहा है, तो 5 इसका डायमीटर है, यहाँ पर दे रखा है, 5/2 करिए और यहाँ पर रख दीजिए, तो तकरीबन ये आपका JFE इतना आ जाएगा। और अगर JCU निकालना है तो सेम काम करेंगे, पाई इंटू D/2, यहाँ पर D बस आपको 0.2 रखना है, सेम चीज करेंगे, D/2 D में डायमीटर में आप 0.2 रखेंगे और इस तरीके से निकालेंगे, आपका 2.5 इंटू 10⁸ आ जाएगा। जो करंट डेंसिटी है एक अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस आपका R दिया हुआ है, तो उस करंट डेंसिटी आपको बता रखी है कि J = J0 1 - स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। आपको करंट निकालना है अलोंग इस जो लेंथ है उस कंडक्टर के, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय R। अब इस दूरी पे निकालना है, यानी कि पूरा इस तरीके से है, आपको इस जगह पे निकालना है, इस जगह पे निकालना है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, एक जरा रिंग मान लेते हैं, यानी कि मैं इसको जरा बड़ा करके दिखा रहा हूं, एक रिंग मानेंगे यूं। हम एक रिंग मानते हैं जिसका जो थिकनेस है यहां से यहां तक वो dr है, और यहां से यहां तक कितनी दूरी है, स्मॉल r, ये दे रखी है क्वेश्चन में, तो सेंटर से दूरी इसकी है r, जो परपेंडिकुलर है आपके एक्सिस की। तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस रिंग के थ्रू वो होगा di = J.D, है ना। अब क्योंकि इसका जो नॉर्मल होगा एरिया का और जो करंट का डायरेक्शन है दोनों एक है, तो cos थीटा मतलब 0 डिग्री होगा दोनों के बीच में, तो cos थीटा 1 हो जाएगा, कहने का मतलब di will be equal to J/D। अब J की जगह आप J = J0 1 - r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर रख दीजिए। A क्या होगा, देखिए इसका पूरा है 2πr अंदर वाला, है ना, और dr इसकी रिंग की थिकनेस हमने मानी, तो 2πr तो इसका सर्कमफेरेंस हो गया, इंटू dr करेंगे तो एरिया आएगा, तो 2πr इंटू dr आपका एरिया। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को, और कहां से करेंगे, 0 से लेकर r तक, बाहर तक ले जाना है इसको, ठीक। तो ये यहां से यहां तक हम टोटल निकालना चाहेंगे, तो 0 से लेकर r तक, कैपिटल R तक, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब जो जो चीजें बाहर आनी है बाहर ले आइए और इसको इंटीग्रेट करिए, और इंटीग्रेट करने के बाद आप इंटीग्रेट, मुझे पूरा यकीन है कि इंटीग्रेट आप इसको समझ जाएंगे और कर भी लेंगे। मैं सीधा लिमिट लगा रहा हूँ 0 से r, और आपकी ये वैल्यू आने वाली है, आपको कैसे इंटीग्रेट करना है और लिमिट लगा देना है 0 से लेकर r, तो ये आपका करंट आ जाएगा। इस आपको जो करंट है जो अलोंग द लेंथ इस कंडक्टर के बह रहा है वो आएगा। ओम्स लॉ, आपने कभी देखा कि 6 वोल्ट बैटरी को अगर आप छुए या 6 वोल्ट सप्लाई को छुए तो आपको कोई ऐसा मतलब फील तो होता है, लेकिन इतना जोर का करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने कहीं 230 वोल्ट सप्लाई को छू लिया तो आपको बड़ा तेज शॉक लगता है। वोल्टेज अलग अलग है, करंट जो है अलग अलग आपके शरीर में बहेगा। 1828 में एक जर्मन फिजिसिस्ट साहब है जॉर्ज साइमन ओम, ये पहले साहब थे जिन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताया वोल्टेज और करंट में, जिसको हम बहुत फेमसली कहते हैं ओम्स लॉ। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो अगर हम डेफिनेट फिजिकल कंडीशन पे जाए, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, तो जो करंट है आई जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके उस कंडक्टर के एंड पे। यानी कि ओम्स लॉ कहता है या ओम साहब कहते हैं कि आई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड, यानी V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो V/I है जो कांस्टेंट आ रहा है इसी को उन्होंने कहा कि ये रेजिस्टेंस V/I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी कि V = IR। जो V = IR है यही ओम्स लॉ है, SI यूनिट रेजिस्टेंस की है वोल्ट बाय एम्पियर, इसको हम ओम कहते हैं, इसको इस सिंबल से दिखाते हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पे
जो रेजिस्टेंस आर है ये आपके मटेरियल जो कंडक्टर है उसका क्या मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, साथ में डिमेंशन क्या है कंडक्टर के उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इसी रेजिस्टेंस का आप रेसिप्रोकल ले लें यानी कि आर को 1/r कर दें तो जो कंडक्टेंस होगा मटेरियल का वो कंडक्टर का कंडक्टेंस दिखाएगा 1/r। इसको ओम पे ऊपर माइनस चला दीजिए, OHM का MHO कर दीजिए और या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन साहब का और कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में है, ये सारे फंडामेंटल लॉ है। तो ओम लॉ आपको एक रिलेशनशिप देता है पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के बीच में और जो करंट फ्लो कर रहा है किसी सिचुएशन में। तो जितने भी मेटल हैं, कुछ इसमें इंसुलेटर है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, और जो कुछ ऐसे हैं जो आपके फॉलो करते हैं। तो जो इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। अगर आप आई और वी ग्राफ ले किसी कंडक्टर का, जिसको मैंने कहा कि ये ओम्स लॉ ओबे कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, उसकी स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी कि देखिए ये वी है और ये आई है। हमने कहा कि जो वी और आई जो है इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यह है कि वी और आई में स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी, किसी टेम्परेचर T1 पे किसी टेम्परेचर 2 पे ले, अगर आप इसका निकालें स्लोप तो हर पॉइंट का स्लोप सेम आएगा, इसमें भी हर पॉइंट का स्लोप सेम आएगा। और डेल्टा आई बाय डेल्टा वी कर दें तो 1/r आएगा, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, वो भी कांस्टेंट आएगा, वो भी कांस्टेंट आएगा। अब ओम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है? ऐसे मटेरियल्स और डिवाइसेस जरूर हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज करते हैं जहां पर V और I की प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं करती है, ये नॉन ओमिक रिलेशनशिप हो गया। जैसे अगर आप मैं एक एक करके एग्जांपल दूं आपको, तो जो VI या V और I पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो रिलेशन है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर, वहां पर नॉन लीनियर आपका रिलेशनशिप होता है। V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी। अगर रिलेशन ले V और I के बीच में, वो डिपेंड करता है कि साइन क्या है V का, वोल्टेज जो आपने लगाया उसका साइन क्या है। या ये कहें कि अगर I है वो करंट है किसी वोल्टेज V पे, अगर रिवर्स कर दिया आपने डायरेक्शन V का, मैग्नीट्यूड फिक्स रखा, तो वो वही करंट नहीं, सेम मैग्नीट्यूड का करंट नहीं देगा आपको, राइट? अपोजिट डायरेक्शन में वही करंट नहीं देगा आपको। ये सेमीकंडक्टर डायोड में आप देखेंगे, जो हम आगे देखेंगे, तो आप इसको देखिए, ये आपका V है, रिवर्स किया तो कुछ इस तरीके से आएगा, सेम करंट नहीं मिल रहा है इसमें। अब जैसे यहां पर आपका मिली एम्पियर में आ रहा है, यहां माइक्रो एम्पियर में आ रहा है, करंट सेम नहीं। और जो रिलेशन है V और I के बीच में वो भी जरूरी नहीं है कि यूनिक हो सकता है कि एक ही करंट के लिए अलग अलग पोटेंशियल वैल्यू मिले, I के लिए अलग अलग V मिले। तो टनल डायोड की बात करें तो वो ऐसे ही रिलेशनशिप शो करता है। देखिए ये करंट I की अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, VI का ग्राफ है, यहाँ पर V1, V2, V3 तीन अलग अलग V मिल गए, तीन अलग अलग पोटेंशियल मिल गए इसमें। तो मटेरियल्स और डिवाइस जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, क्या रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस है? अगर आप कंडक्टर के डायमेंशन की बात करें, क्या डायमेंशन के हिसाब से रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, वेरी करता है? तो आप एक कंडक्टर ले जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो अगर किसी टेम्परेचर को फिक्स कर दे तो जो रेजिस्टेंस है R और किसी कंडक्टर का, वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के। कंडक्टर का लेंथ क्या है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर मैं इस तरीके से एक बनाऊं, कोई भी आपका एक एरिया हम लें, तो जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, और मान लीजिए इसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इन दोनों को कंबाइन करें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको अगर हम हटाएं तो कांस्टेंट लगाया है यहाँ पे, रो जो है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की। तो ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है उस कंडक्टर में, ये रो आपका उस पर डिपेंड करता है। ये कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यूनिट है जो रेजिस्टिविटी की वो है ओम मीटर, राइट?
तो अगर ओम लॉ को हम यूज करें, जैसे V इक्वल टू आई आर है, अब आप ये कर सकते हैं कि R की जगह रो एल अपॉन ए लिख दें। तो अगर R की जगह रो एल अपॉन ए लिख दें, और आप जानते हैं कि I बाय ए क्या होता है, J होता है, तो V इक्वल टू J रो एल। यदि E आपकी मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की और जिसका लेंथ L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, यही होता है। तो अब V इक्वल टू ई एल, इस V जो लेफ्ट हैंड साइड में था, V की जगह ई एल लिख देते हैं, वो हमने J इंटू रो इंटू एल के बारे में बताया। अब आप क्या कर सकते हैं, एल लेंथ को कैंसिल कर दीजिए, E इक्वल टू जे रो हो जाएगा। जो करंट डेंसिटी है J, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्टेड है E के अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, राइट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे। अब J बनेगा, जो करंट डेंसिटी है वो E बाय रो बनेगा। अब 1 बाय रो क्या हुआ, ये जो E बाय रो है, इस 1 बाय रो को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम सिग्मा बोल सकते हैं। ये जो सिग्मा है, जो रेजिस्टिविटी का उल्टा है, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यूनिट जो है सिग्मा का, यानी कि जो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी की या फिर कंडक्टिविटी है, वो है आपका ओम मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, या सीमन मीटर इनवर्स। ये पहला पार्ट हुआ हमारे डिस्कशन का करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और भी अभी बाकी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।